दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक जानकारी देने वाली कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चले दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द 3 क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, सवाल, और ये प्लूरल नाउन है क्वेश्चंस। द 3 क्वेश्चंस मतलब कि 3 सवाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Mansingh always posed puzzles in the court। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। POSE, पोज का मतलब होता है रखना, और ये सेकंड फॉर्म है POSED, पोज्ड। पजल का मतलब पहेली, और ये पजल्स पहेलियाँ। तो क्या अर्थ हुआ? किंग मानसिंह मतलब कि राजा मानसिंह, ऑलवेज पोस्ट पजल्स मतलब कि राजा मानसिंह हमेशा पहेलियाँ पूछते थे या पहेलियाँ रखते थे इन द कोर्ट, दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग मानसिंह ऑलवेज पोस्ट पजल्स इन द कोर्ट मतलब कि राजा मानसिंह हमेशा दरबार में पहेलियाँ रखते थे, या कह सकते हैं पहेलियाँ पूछते थे। एनीवन हु कुड नॉट आंसर देम वॉज पनिश्ड। क्या मतलब हुआ? एनीवन मतलब कोई भी, हु कुड नॉट आंसर। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया है। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि नेगेटिव होगा तो कुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एनीवन कोई भी, हु कुड नॉट आंसर दैम कोई भी जो उनका जवाब नहीं दे सकता था, वॉज पनिश्ड उसको दंडित किया जाता था। और दोस्तों, आप देखिए यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। पनिश का मतलब सजा देना, दंड देना, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एनीवन हु कुड नॉट आंसर दैम वॉज पनिश्ड। दैम जो है वो पहेलियों के लिए यूज़ किया गया, मतलब कोई भी जो उसका आंसर नहीं दे सका या दे सकता था उसको दंडित किया जाता। आगे देखिए। वंस अ मैन came to the royal court and challenged him, if you do not या कह सकते हैं don't answer my 3 questions correctly you have to give up the throne। दोस्तों, ये लंबा सेंटेंस उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है केम। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ मैन एक आदमी, केम टू द रॉयल कोर्ट, रॉयल मतलब शाही, एक बार एक आदमी शाही दरबार आया। एंड चैलेंज्ड हिम। दोस्तों, चैलेंज का मतलब होता है किसी को चुनौती देना, और ये सेकंड फॉर्म है चैलेंज्ड हिम, और उनको चुनौती दी। क्या थी वो? इफ यू डू नॉट आंसर माई 3 क्वेश्चंस करेक्टली यू हैव टू गिव अप द थ्रोन। इफ यू डोंट आंसर माई 3 क्वेश्चंस करेक्टली, यदि, इफ मतलब यदि आप मेरे 3 सवालों का
जवाब नहीं देते हो करेक्टली सही से, यदि आप मेरे 3 सवालों का सही से जवाब नहीं देते हो, यू हैव टू गिव अप द थ्रोन। आपको, थ्रोन का मतलब सिंहासन, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, गिव अप मतलब छोड़ना। यू हैव टू गिव अप द थ्रोन, आपको सिंहासन छोड़ना होगा। किंग मानसिंह अग्रीड, अग्री का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना, राजी होना, सेकंड फॉर्म है अग्रीड। राजा मानसिंह सहमत हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक आदमी शाही दरबार आया और उसने उनको चुनौती दी। और वो क्या चुनौती, उसने क्या कहा, इफ़ यू डोंट आंसर माई 3 क्वेश्चंस करेक्टली यू हैव टू गिव अप द थ्रोन। यदि आप मेरे 3 सवालों का सही से ठीक से जवाब नहीं देते हैं तो आपको अपना, यू हैव टू गिव अप द थ्रोन, आपको सिंहासन छोड़ना होगा। किंग मानसिंह अग्रीड, और जो राजा मानसिंह थे वो सहमत हो गए। चलिए, द मैन आस्क्ड 3 क्वेश्चन, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आस्क मतलब पूछना और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। द मैन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस मतलब आदमी ने 3 सवाल पूछे। चलिए अब दोस्तों उनको देखिए कि वो कौन से 3 सवाल थे। हु रन्स फास्टर। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हु का यूज़ किया गया और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे और वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, तब वहाँ पर वर्ब की 5th फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। RUN रन का मतलब दौड़ना, और S जब आप लगाएंगे तो ये वर्ब की 5th फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हु रन्स फास्टर देन द विंड। विंड मतलब हवा, तो क्या अर्थ हुआ, हु रन्स फास्टर देन द विंड मतलब कि हवा से तेज कौन दौड़ता है। चलिए ये पहला सवाल था। अगला देखिए, हु हेल्प्स इन ट्रबल। यहाँ भी 5th फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। हु हेल्प्स इन ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, समस्या, मतलब कि परेशानी में, संकट में कौन मदद करता है। अगला देखो, अगला देखिए, विच इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। दोस्तों देखिए, स्वीट का मतलब होता है मीठा, और ये एक एडजेक्टिव है, और इसी तरह से इसकी 3 सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। स्वीट मीठा, स्वीटर उससे मीठा, और स्वीटेस्ट सबसे मीठा। तो ये स्वीट की 3rd सुपरलेटिव डिग्री है स्वीटेस्ट, जिसका मतलब है सबसे मीठा। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, विच इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्या अर्थ हुआ कि संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है। विच मतलब कौन सी, विच इज़ द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, संसार में, दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है। चलिए आगे देखिए, द किंग थॉट अ लॉट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। THINK, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है थॉट। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग थॉट अ लॉट मतलब कि राजा ने बहुत सोचा। बट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस। क्या अर्थ हुआ, बट ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस। और दोस्तों जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, तो वहां पर कुड का यूज़ किया जाएगा। और यदि वो नेगेटिव होगा तो कुड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं। द किंग थॉट अ लॉट, राजा ने बहुत सोचा, बट लेकिन ही कुड नॉट आंसर, लेकिन वो जवाब नहीं दे सके, द क्वेश्चन सवालों के, लेकिन वो प्रश्नों के या कह सकते हैं सवालों के वो जवाब नहीं दे सके। तो जैसा मैंने आपको बताया सका, सकी, सके, तो वहाँ आप कुड का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है बहुत ही आपके लिए रोचक होगी, और शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर एक आंसर शब्द लिखा हुआ है। आंसर, हमने इस वर्ड को कई बार सुना है, जिसको हिंदी में उत्तर भी कहा जाता है, और कई बार हम आंसर के लिए हम रिप्लाई का भी यूज़ करते हैं। तब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रिप्लाई में और आंसर में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही बातों की यदि आप हिंदी देखें तो रिप्लाई का मतलब भी जवाब होता है, जवाब देना, और आंसर का मतलब भी होता है जवाब देना। लेकिन हमें ये समझना होगा कि किस स्थान पर हमें रिप्लाई लगाना है और किस स्थान पर हमें आंसर लगाना है, उसको हमें सही से समझ कर ही लिखना होगा। अब जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि आंसर कब लगाना है, रिप्लाई कब लगाना है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे आपका नाम पूछा,
कि आपका क्या नाम है, आपने उसको बता दिया अपना नाम, आपने उसका जवाब दे दिया। या किसी व्यक्ति ने आपसे ये पूछा कि आपकी एज क्या है या फिर आप कहाँ रहते हो, आपने उसका झट से आंसर दे दिया। तो अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा, मैथ्स का सवाल पूछा। मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि 17 में से 4 गए तो कितने बचे, या फिर 12 और 19 का जमा करेंगे तो कितने हुए। तो इस तरह के जो सवाल होंगे उसका जवाब देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ ही आ रही होगी। जब उस व्यक्ति ने आपसे आपका नाम पूछा या आपसे ये बेसिक चीज़ें पूछी, आप कहाँ रहते हो या आप क्या करते हो, आज आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो जब आपने उस व्यक्ति को उन बातों का जवाब दिया तब आपको नहीं सोचना पड़ा, आपने झट से जवाब दे दिया। तो इसको हम रिप्लाई कहेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने आपसे कोई वैसे सवाल पूछा कि 1917 कितने हुए, या इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जहाँ पर आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा, जहाँ पर आपको सोचना पड़ा, तब आपको, जब आपने उस बात को सोचकर जवाब दिया या अपना दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दिया, तब आपको उस बात के लिए आंसर का प्रयोग करना होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यदि आपसे कोई व्यक्ति कोई बेसिक चीज़ पूछता है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आप रिप्लाई कहेंगे, और यदि आपसे कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ पूछता है जिसके लिए आपको अपना दिमाग का यूज़ करना होता है, आपको सोचना होता है और फिर आप उसका जवाब देते हैं, तो उसको आंसर कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि ये शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपसे शेयर की। जानकारी कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं क्या ये आपको बात पहले से पता थी, मतलब इसके बारे में जो भी हो आप ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए, इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब द किंग फियर्ड लूजिंग हिज थ्रोन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? फियर का मतलब होता है डर लगना, सेकंड फियर्ड, और लूज का मतलब खोना, गंवाना। नाउ अब द किंग फियर्ड, अब जो राजा थे उनको डर था, लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को गंवाने का उनको डर था। तो दोस्तों इस बात से मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि जो राजा मानसिंह थे वो हमेशा ही इस तरह की पहेलियां लोगों से पूछते थे, और जो उसका जवाब नहीं देता था उसको दंड देते थे। तब एक व्यक्ति आया और उसने उनसे 3 सवाल किए और साथ में ये भी कहा यदि आप इन 3 सवालों का जवाब नहीं देते तो आपको अपना सिंहासन छोड़ना होगा। और जब उसने व्यक्ति ने 3 सवाल पूछे लेकिन जब उनका आंसर नहीं दे पाए उन सवालों का, तो वो घबरा, मतलब कि वो उनको डर था, वो डर गए कि अब उन्हें अपना सिंहासन को मतलब कि वो गंवा देंगे। द मैन सेड, आदमी ने कहा, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मतलब वादा करना, प्रॉमिस मी मुझसे वादा करो, नेवर टू पोज क्वेश्चंस टू द पीपल, मतलब कि कभी भी लोगों से सवाल नहीं पूछोगे, एंड आई विल लीव योर थ्रोन, और मैं आपके सिंहासन को छोड़ दूंगा। तो जो आदमी था उसने उनसे कहा कि आप मुझसे वादा करिए कि आप कभी भी लोगों के सामने मतलब पहेलियां या सवाल नहीं रखेंगे, एंड आई विल लीव योर थ्रोन, और मैं आपके सिंहासन को छोड़ दूंगा। चलिए, द किंग प्रॉमिस्ड टू डू सो, जो राजा थे, और प्रॉमिस मतलब वादा करना, सेकंड फ्रॉम प्रॉमिस, द किंग प्रॉमिस टू डू सो, राजा ने ऐसा करने का मतलब ऐसा करने का उन्होंने वादा किया। एंड आस्क्ड द आंसर्स, और उन्होंने आंसर्स मतलब जो उसके जवाब थे उनको उन्होंने पूछा। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आ हार्ट्स विशेष आर फास्टर देन द विंड। दोस्तों देखिए यहाँ पर हार्ट के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे, तो इसका मतलब काकी के, तो आ हार्ट्स विशेष मतलब हो गया एक दिल की इच्छाएं। तो द मैन सेड, आदमी ने क्या कहा, आ हार्ट्स विशेष आर फास्टर देन द विंड, मतलब एक जो दिल की ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आर फास्टर देन द विंड, वो हवाओं से ज़्यादा तेज़ होती हैं। और ये बात भी फैक्ट है दोस्तों, जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं। आगे देखिए, सपोर्ट हेल्प्स अ मैन इन ट्रबल, जो सपोर्ट होता है मतलब जो सहारा होता है, हेल्प्स अ मैन वो एक आदमी की सहायता करता है, इन ट्रबल संकट के समय में। एंड पोलाइट वर्ड्स, और जो पोलाइट वर्ड्स मतलब कि जो विनम्र शब्द होते हैं, आर द स्वीटेस्ट, वो सबसे मीठे होते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे मीठे शब्द, जो हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, जो वही जो शब्द होते हैं वो दुनिया में सबसे मीठे होते हैं। देन द मैन वेंट अवे, फिर जो आदमी था वो चला गया। चलिए,
तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट related to the video, you can ask me in the comment section, and I always request you to kindly share your feedback and your valuable suggestions, because whenever you give me any suggestion I always try to put that, and I always try to implement that in my video, because your suggestions, your valuable feedback are very important for me to improve the quality of such videos. So whenever you have any type of advice for me, do not hesitate to share with me. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.